पुलिस का शाब्दिक अर्थ अगर आप जानते होंगे और यूपी पुलिस को भी आप पहचानते होंगे तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगी बल्कि शर्म भी आएगी। वजह साफ है, समस्या कोई भी हो, समाधान के लिए लाठी साथ में है। दमन चक्र को दवा के रूप में इस्तेमाल करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस और इसीलिए आज हम कह रहे हैं यूपी पुलिस या लाठी पुलिस। घटनाएं इतनी पुरानी नहीं है जो जहन से ओझल हो जाएं या फिर उनकी कड़वी स्मृतियां कह सकते हैं मानस पटल से विलोपित हो जाएं। यूपी विधानसभा के सामने अगर कोई प्रदर्शन होता है तो भी लाठीचार्ज, राज्य के किसी इलाके में कोई प्रदर्शन होता है तो भी लाठीचार्ज, और सामने निहत्ते हो या फिर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो, लाठी किसी को नहीं देखती, किसी को नहीं छोड़ती, बस चलती है और जबरदस्त चलती है। और कमोवेश कभी कभी हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि पुलिस की लाठी कभी कभी पुलिस के अधिकारी पर ही पड़ जाती है। हां, एक बात और है, घटना को कवर कर रहे पत्रकारों को तो कभी नहीं बख्शती ये यूपी पुलिस की लाठी। जरा देखिए ये तस्वीरें, कैसे खदेड़ती है पुलिस, कैसे बरसाती है लाठियां। गिनती नहीं, बस गिराती है पुलिस। ये है यूपी पुलिस, नहीं ये है लाठी पुलिस। तस्वीरें चाहे लखनऊ की हों या फिर काशी की, जहां निहत्थे साधुओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। घटना से किसी भी प्रकार की सीख ली गई हो या फिर पुलिस को अपनी अगर कहीं गलती समझ में आई हो तो कम से कम आगरा की ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती। जरा देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें। आगरा में श्री सराफा एसोसिएशन के महामंत्री धन कुमार जैन को गोली मारने के विरोध में आईजी कार्यालय घेरने पहुंचे व्यापारी, भाजपा नेताओं और पत्रकारों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। घटना के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसएसपी से तत्काल घटना की रिपोर्ट मांगी है। यह घटना तब हुई जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया व्यापारियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं के संबंध में आईजी डीसी मिश्रा को ज्ञापन देकर पुलिस लाइन से बाहर धरना स्थल पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। ये 2 बजे से 4 बजे आईजी साहब को मैंने बोला था, जो कल गोलीकांड हुआ, व्यापारी को जिस तरह गोली मारी गई। आए दिन आगरा शहर में हत्याएं हो रही हैं व्यापारियों की, उसको लेकर आगरा व्यापारी सब पलायन को मंजूर हैं। हम लोगों ने शांतिपूर्वक 2 विधायकों 2 व्यापारियों ने आईजी आगरा को ज्ञापन दे दिया और उसके बाद जो है पुलिस ने जिस ढंग से कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर और विशेष रूप से पत्रकारों को निशाना बनाया, और जिसमें पत्रकारों के एक के हाथ टूटा और एक का सिर फटा है, और भी अभी कोई पता नहीं कितने पत्रकार उसमें चोटिल हुआ है। पूरी तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने ये जो गुंडई की, जिससे पत्रकार भी घायल हुए, महिलाएं भी घायल हुई हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और गृह मंत्री को इस संदर्भ में पूरा अवगत कराएंगे। मंत्री जी, अभी तक आप जो हत्या, वो जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पत्रकार लोग पिटे, उसको लेकर आप क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से सड़क पर उतरने के मजबूर है, पूरी तरह सड़क पर चलेंगे। ये बहस और विचार का विषय है कि क्या पुलिस को लाठियां चलाना चाहिए या नहीं, और कब और किन परिस्थितियों में लाठी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ हर घटना में सबसे पहले लाठी चलती है। वरिष्ठ अधिकारियों का पुलिसिया अहम भी कई बार इस लाठीचार्ज का कारण बनती है, जहां क्या पत्रकार, क्या नागरिक, क्या व्यापारी ऐसे पिटते हैं जैसे गुलामों को पीटा जाता हो। आगरा से के न्यूज के लिए अजयेंद्र चौहान की रिपोर्ट। दरअसल बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ आगरा में हुआ वो भी चारों तरफ अगर कुछ चर्चा हो रही है तो वो पुलिस की लाठीचार्ज की ही हो रही है। आगरा में व्यापारियों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में
फव्वारा बाजार में सराफा व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर आगरा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई खुद केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया ने की। और इस दौरान आईजी द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आगरा के आईजी डीसी मिश्र कहते हैं कि शरीफ घर की महिलाएं सड़क पर उतरकर राजनीति नहीं करती। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो महिलाएं राजनीति करती हैं, क्या वो शरीफ नहीं होती? देखिए, आगरा शहर में लगातार जो व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है और पूरी तरह से आगरा की पुलिस यहाँ बदमाशों के साठगांठ से बदमाशों का जो गुंडई हो रही है उसको नियंत्रण नहीं कर पा रही है। कल व्यापारी और पत्रकारों के साथ जो मारपिटाई हुई और पुलिस का जो रवैया कल रहा, जिस तरह लाठीचार्ज की, मैं समझता हूं कि बहुत निंदनीय की। और इसी के साथ साथ आईजी का जो रुख था और आईजी ने जिस प्रकार से महिलाएं जब मिलने उनसे गईं, तो आईजी आगरा ने जो बोला, कहा कि अच्छे घरों की महिलाएं राजनीति नहीं करती हैं, अच्छे घरों की महिलाएं घर में रहती हैं। तो मैं आईजी से ये कहूंगा और विशेष रूप से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डिंपल यादव से कहूंगा कि अपने आईजी से ये पूछें कि आखिर में कि डिंपल यादव अच्छे घर की हैं कि नहीं है। वाकई निशाना जबरदस्त साधा, लेकिन ये तो बात रही राजनीतिक। जो कुछ हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में और खासतौर से यूपी पुलिस को लेकर, वो निश्चित तौर पर अब पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। इसलिए भी क्या हर समस्या का समाधान लाठी ही है, और यही चर्चा का विषय है हमारा। बहरहाल इस वक्त हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा बवाल आगरा में हुआ। सराफा व्यापारी को सरेआम अपराधी गोली मारकर फरार हो गए और उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए व्यापारी जब न्याय मांगने गए तो हैं लाठियां। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सरेआम जो गोली मारी गई उसकी तस्वीर, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पुलिस के दर पर, दहलीज पर न्याय मांगने के लिए व्यापारी पहुंचे तो उन्हें लाठी मिली। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, पड़ाव पर, किसी न किसी घटना को लेकर चूक होती है पुलिस से। वो समाज जो आपसे मिलने जा रहा है उससे आप नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो फिर लाठियां चलवाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसिया अहम, जिसको कि हम कप्तान का या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अहम के रूप में कह सकते हैं, वो अहम भी नजर आता है। और इस अहम की वजह से ही कई बार लाठियां चलती हैं कि आज मौका मिला है तो जरा इनकी तेल मालिश कर दी जाए। और यही वो बातें हैं जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि लाठीचार्ज होता है। इस घटना में भी हमने यही देखा। काशी में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, हमने उस वक्त भी देखा कि भाई साधु संत बटुक, जो कि जिसकी उम्र महज 15 साल, 12 साल, 16 साल होगी, उसके ऊपर भी लाठियां पड़ रही हैं। हमने देखा कि यूपी विधानसभा के सामने किस तरीके से लाठियां पड़ती हैं। पुलिस की कार्य प्रणाली में ये लाठीचार्ज कौन सा अस्त्र है, किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, इससे पहले के वो कौन से चरण होते हैं जिनको कि पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए लेकिन पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है, ये वो तमाम चर्चा के विषय हैं। और पुलिस का ये चरित्र क्यों है, ये चर्चा के विषय है। और इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी क्यों है, क्यों सीधे लाठी ही पड़ती है। उसके पहले बातचीत, उसके बाद के जो कुछ मान मनव्वल का प्रक्रम, उसके बाद जो कहते हैं कि पानी की बौछारें पड़ना, या फिर हम अश्रु गैस की बात करते हैं, तत्पश्चात उसके बाद जहां तक मैं समझता हूं लाठीचार्ज की बात यहां पर सामने आती है। ये तमाम ऐसे प्रक्रम हैं, इनसे यूपी पुलिस क्यों नहीं गुजरती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह बताना बेहद जरूरी है कि लगातार एक के बाद एक करके कई घटनाक्रम सामने आए हैं, जिसके बाद आज हम इस कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाने के लिए विवश हो गए हैं। क्योंकि आगरा की जो तस्वीरें हमारे सामने आई उसमें पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस का कर्मचारी, पुलिस का वो जवान जो ये देख रहा है
कि वो इंसान फोटो खींच रहा है, फोटो पत्रकार है, वीडियो जर्नलिस्ट है, उसको भी लाठियां मारते हैं, उसका कैमरा तोड़ देते हैं। एक कैमरे की कीमत हजारों में है, लाखों में है, और वो पत्रकार कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं होता है, उसके पास वो कोई लक्ष्मीपति नहीं है जिसके पास पैसा बहुत सारा मौजूद हो, और उसका नुकसान होता है व्यक्तिगत तौर पर भी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी, और यह बात पुलिस का कांस्टेबल जानता है। तो सवाल यहां पर यह उठता है, क्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये निर्देश होते हैं कि जो भी सामने आए उसको पीट देना, बिल्कुल मुरव्वत ना करना? और अगर ऐसे निर्देश नहीं होते तो फिर वो लाठियां पत्रकारों के ऊपर क्यों पड़ती हैं, जिसको कि मालूम है कि ये वीडियो जर्नलिस्ट है, ये फोटो जर्नलिस्ट है, सालों से वो स्थानीय पत्रकार वहां पर लगातार पुलिस के संपर्क में रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आता है, लेकिन वही पत्रकार दुश्मन क्यों हो जाता है, क्यों उसके ऊपर लाठियां बरसती है? बड़ा सवाल यह है, और इसकी जवाबदेही बनती है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की। और हम इंतजार करेंगे कि खुद वहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो भी इस बात की तस्दीक करे कि आखिरकार ये लाठियां कांस्टेबलों पर क्यों, कांस्टेबल ये लाठियां क्यों पत्रकारों पर चलाते हैं। और अगर आप कहते कि नहीं गलती होती है तो ये एक बार गलती हो, दो बार गलती हो, ये यूपी पुलिस का चेहरा बन गया है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उन कांस्टेबल्स के खिलाफ कार्रवाई तो बाद में हो, पहले एसएसपी और एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो, पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद होते, जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाइयां होती हैं। हमें आज तक नहीं पता चला कि बनारस में जो कांड हुआ रात के 1 बजे 12 बजे, क्या रिपोर्ट आई गाजीपुर एडीएम की तरफ से, जो कि एक न्यायिक रिपोर्ट की बात कह रहे थे, जो एक मजिस्ट्रेट जांच हुई, क्या रिपोर्ट आई उस पर, किसको सस्पेंड किया गया, किसकी नौकरी खत्म की गई? आज तक वो रिपोर्ट कम से कम सरकार की तरफ से तो कोई संज्ञान नहीं दिया गया कि हम ये बताएंगे भाई इसकी गलती थी। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का कि वो रिपोर्ट कब आएगी। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास हम आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश आप सभी लोगों से, क्योंकि यह कार्यक्रम आपकी आवाज को हम सुनना चाहते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है वो हम जानना चाहते हैं, और आपके विचारों से इस कार्यक्रम को एक नया मार्ग मिलता है, एक नया आयाम मिलता है। इसलिए हमें इंतजार है आपकी फोन कॉल्स का। हमारा नंबर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। और एक गुजारिश जो हम हर रोज करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें, आप अपना टेलीविजन की आवाज आप जो है वो बंद कर दें और उसके बाद हमें कॉल करें। हमारी आवाज आपको फोन पर ही मिलेगी और आपकी आवाज भी हम सुन पाएंगे। प्रसारण में व्यवधान नहीं पैदा होगा अगर आप अगर आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर देंगे। हम आगे चले मेहमानों के पास में। लखनऊ से हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है, राजेंद्र सिंह यादव हैं। स्वागत है राजेंद्र जी, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा भी सर, मैं सूरजनगर थाने में थे सर। जी हमसे सर यहाँ का पता नहीं क्यों हमारे दर्शक इस बात को नहीं समझते हैं कि वो टेलीविजन को ऑन करते हैं। अगर आगे से ऐसा होता है तो फिर हमें व्यवधान पैदा होता है और हम नहीं बात कर पाते हैं। शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हम आपसे क्योंकि आपका टेलीविजन चल रहा था, माफ करिएगा मुझे इस बात के लिए। बहरहाल हम बढ़ेंगे अपने खास मेहमानों की तरफ। ब्रजलाल जी हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं और अच्छा खासा अनुभव उनके पास में, जमीनी स्तर से लेके प्रशासनिक अनुभव उनके पास में है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार यूपी पुलिस का ऐसा चेहरा क्यों हो रहा है, क्यों सीधी लाठी बरसती है, क्यों मेज के ऊपर समाधान नहीं निकलता, समस्या का समाधान सिर्फ लाठी ही क्यों समझ में आती है। और कुमार सौवीर हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या सहनशीलता समाज की भी कम हो गई है? क्या हम भी अब आर या पार करने के मूड पर ही सड़कों पर निकलते हैं? ये सवाल भी हम उनसे करेंगे। लगातार दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजलाल जी, पहला सवाल आपसे हमारा इसलिए क्योंकि मामला सीधे पुलिस से जुड़ा हुआ है। जो कुछ आप देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, हमने कई घटनाओं का जिक्र किया, बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर सीधी हम लाठी चलते हुए देखते हैं। उसके पहले की कोई प्रक्रिया मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आती है कि ऐसी हुई हो। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के पुलिस के बिहेवियर पर इस वक्त, ब्रजलाल जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार के हाथ से निकल चुकी है। सरेआम अपराध हो रहे हैं। आगरा में जिस घटना को लेकर के हुआ, एक व्यापारी को गोली मारी जाती है, लूट हो रहा है, तमाम अपराध हो रहे हैं। अभी आपके राजधानी में बैंक लूट लिया गया 2 दिन पहले जी।
तो तमाम ये अपराध हो रहे हैं और पुलिस को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उसके संबंध में लोग गए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ज्ञापन दिया गया। नेचुरली जहां ज्ञापन देने जाते हैं पत्रकार जाते हैं, उसको कवरेज कर रहे हैं। हमें यह नहीं समझ में आता कि पत्रकार कहां से गुंडा हो गया। ज्ञापन लेने 2 लोग गए हैं, आपके फुटेज में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो आप पर गोली चला रहे हैं पब्लिक, या पब्लिक आप पर पत्थर चला रही हो, और इसके बाद उन पर लाठी चार्ज करना, पिटाई करना, पत्रकारों की पिटाई करना, उनके कैमरे तोड़ना, ये बड़ी शर्मनाक बात है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पुलिस बेलगाम हो गई है, और सबसे बड़ा कारण है कि इसका हैंडलर, वो ठीक है एसपी एसएसपी हैं, लेकिन जो उसके पीछे हैं वो है इस सरकार के नुमाइंदे। और इस समय असली हैंडलर जो हैं जिलों के, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं सबक सिखाना, जो पहले कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और आज ये हालत हो गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको कवर करने वाले पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यही समाजवादी सरकार है। जब माननीय नेताजी कभी मुख्यमंत्री थे तो अखबार में कई अखबारों ने जब लिखा था सरकार के खिलाफ, तो एक इसी सरकार ने चलाया था हल्ला बोल। जागरण के दफ्तर पर हमला हुआ था, अखबारों के दफ्तर पर हमला हुआ था। तो इनकी संस्कृति है, इनकी प्रेस का गला घोटना, उनको टेरराइज करना, ये तो इनकी संस्कृति है। तो ये बड़ी खराब बात है। और नहीं, लेकिन एक बात है ब्रजलाल जी, लेकिन हमें नहीं लगता, ब्रजलाल जी, मुझे लगता है ये सत्ता का चरित्र है। ब्रजलाल जी, आप बनारस का दिखा रहे थे। ब्रजलाल जी, ये सत्ता का चरित्र है। मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। सत्ता में कोई भी दल हो, कोई भी दल हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सत्ता में कोई भी दल हो, सत्ता की आलोचना जब होती है तो सहन नहीं होती है। और माफ करिएगा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे फिर और भी कोई नेता हो, हमने यही देखा कि पत्रकार पिटते हैं, जबरदस्त पिटते हैं, और उन्हें ख्याल भी नहीं रहता है कि जो उनके कैमरे टूटते हैं वो बहुत मेहनत की कमाई से वो खरीद पाते हैं, और वो कैमरे वो तोड़ देते हैं बस यूं ही करके। तो आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। कुमार सौवीर साहब, जो चरित्र की बात अभी हमने की, सत्ता के चरित्र को लेकर, ऐसा है एक घटना, मैं आऊंगा ब्रजलाल जी, मैं आपकी घटना को मैं जरूर सुनूंगा। कुमार सौवीर साहब से अपनी बात का मैं थोड़ा सा उनसे सहमति मांगूंगा कि क्या वो हमारी बात से सहमत है या नहीं है। बात हम सत्ता की चरित्र की कर रहे हैं। कुमार सौवीर जी, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं हैं? हम पूरी तरह से आपके से सहमत हैं, लेकिन हमें दो चीजों को और भी तरीके से देखना पड़ेगा कि एक पुलिस वाला के बीच में एक एक्शन के तौर पे होता है, एक दरोगा होता है, सीओ के स्तर पे होता है, उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो प्लानिंग के होते हैं और निर्देश देते हैं, और बाकी नीचे अधिकारी उसको लागू करते हैं। समस्या ये खड़ी हो रही है कि ये अचानक कैसे हो गया कि जो इंप्लीमेंट करना था, जो लाठी लेके खड़े होना थे, वो अचानक लाठी लेके कुछ खड़ा हो जाता है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। मुझे याद है ब्रजलाल जी, इसके पहले चित्रकूट में एक घनश्याम डाकू के कार्यक्रम में थे हम, उसके मुठभेड़ में थे हम लोग, और वहां भारी पुलिस संख्या में लोग मौजूद थे, पत्रकार भी हम लोग थे। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, जबकि हम अपने हिसाब से उसकी कवरेज करना चाहते थे। वो लोग हमें केवल समझा रहे थे कि यहां से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, इधर से हट जाइए, लेकिन कहीं कोई कंफ्लिक्ट जैसी कोई समस्या नहीं आ रही थी, जबकि बहुत बड़ी संख्या थी। यहां तो बहुत बड़ी संख्या भी नहीं थी, और केवल पत्रकार अपने जिज्ञासा और अपने सवालों के साथ वहां मौजूद थे। यहां पर इस तरह के लाठीचार्ज हो जाना बहुत ही अजीबोगरीब है। हम इसके पीछे और जाकर के देखें कि किस तरीके से बड़े नहीं, हम वो जिक्र जो अभी कह रहे थे ब्रजलाल साहब, से यशस्वी यादव की बात करूंगा। कानपुर में जो कुछ हुआ उसका भी मैं जिक्र जरूर करूंगा। एक हमारे दर्शक हैं एसयू खान रामपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। खान साहब, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, पुलिस के इस वक्त जो उसका बिहेवियर है, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या अभी कुछ बदला है? क्या लगता है आपको? आपके प्रोग्राम में ब्रिजलाल जी बैठे हैं, जो एडीजीपी रह चुके हैं। ब्रिजलाल जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, हेलो जी, अपनी बात रखिए, जो इस वक्त स्थिति है
वो स्थिति यह है कि एसपी चाहते हुए भी एक सिपाही को नहीं हटा पाता, क्योंकि नेताओं ने एसपी और एसएसपी, डीआईजी, आईजी अपने स्तर पे रख रखे हैं, जो उनके काम करते रहे, जनता को वो कुछ भी करते रहे। जब उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, जब एसपी को ये मालूम है मैं एक सिपाही को नेता के बिना मर्जी के नहीं हटा सकता, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये होगी, लाठीचार्ज होगा ही। ब्रिजलाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की। हर जिले में एसपी उस जिले के नेताओं के हिसाब से नियुक्त है, नेताओं के हिसाब से उनकी पोस्टिंग है। हर थाने में ऐसे नेताओं के हिसाब से है। जब तक नेताओं के हिसाब से एसओ और एसपी रहेंगे और सिपाही रहेंगे, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी उत्तर प्रदेश। चलिए शुक्रिया खान साहब, जो बात आप कह रहे हैं उसी बात की तरफ इशारा ब्रिजलाल जी ने भी किया था। सोनल और हैं रामपुर से हमारे साथ में। सोनल, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मनीष जी, मनीष जी बात हो रही हमारी? जी मैं बोल रहा हूँ मनीष। हाँ बोलिए सोनल जी। नहीं मनीष तो अभी एक मिनट, आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें और आप हमारे साथ फोन पर मौजूद रहें। मैं टेक्निक को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं कलाकार हूँ और मैं। हेलो जी, अपनी बात रखें, आपकी आवाज हमें मिल रही है। मनीष जी, मैं ये देख रहा हूँ और मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम इस तरह की चर्चा करते हैं आप लोग। और ये पहला मौका नहीं है जब पत्रकारों पे हमला हुआ है और पत्रकारों पे लाठीचार्ज हुआ, ये पहला मौका नहीं है। इसमें यही है कि मीडिया ही इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है और हमारे ही साथी जिम्मेदार हैं। जब वो पंचम तल पे जो उनको गिफ्ट मिलता है जा करके वहाँ सरकार के साथ, मीडिया का काम है सरकार की समीक्षा करना, आलोचना करना, और सरकार के साथ जो है कदम ताल करके जो करते हैं, उसी वजह से कभी कभी मीडिया के ऊपर भी हमला होता है, लाठीचार्ज होता है। जैसे ब्रिजलाल जी ने कहा, इतना बड़ा हुआ था हल्ला बोल दैनिक जागरण पे, उसके बाद आगरा में ही देखिए एक वो हुआ था, मर्डर हुआ था पत्रकार का, उसके बाद वो चर्चा खत्म हो जाती। बनारस वाला देखिए मैटर हुआ, उसके बाद उसमें क्या रिपोर्ट में आया, आप लोग अभी बात कर रहे थे। ये सब चीजें हैं, निरंतर लड़ाई है, ये निरंतर लड़ाई है, इस लड़ाई रखना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस रिफॉर्म की इतनी बड़ी बात होती है, उसके बाद आप लोग बात ही नहीं करते उसके। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, चौथे खंबे की जिम्मेदारी है। और हम देखें कि हम तो दुनिया का 20% जो हम आबादी हैं, हमारी पुलिस कितनी वैज्ञानिक है, कितना वो है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्या उसकी सोच है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं सर। चलिए शुक्रिया सोनल आपका, आपने जो अपनी बात कही, और हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि बनारस में जो मजिस्ट्रेट जांच की गई, बैठा ली गई गाजीपुर के एडीएम के नेतृत्व में, मुझे तो आज तक पता नहीं चला, और इस बात को मैंने शुरुआत में कहा कि इन जांचों का क्या होता है, क्योंकि काशी वाले मामले के ऊपर लगातार हमारी निगाह है और इसलिए लगातार हम बात करते भी रहते हैं कि जबरदस्त तरीके से लाठियां वहां पर चली थी। मृगांक है रुद्रपुर से। मृगांक, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये कहना है कि पुलिस का सिपाही जिम्मेवार नहीं होता है, उसके आदेश देने वाले अधिकारी या उस कांड को करवाने वाले जनप्रतिनिधि जिम्मेवार होते हैं पूरी तरह से। सिपाही तो बोरा है, उसे तो जैसा आदेश उसके अधिकारी या जनप्रतिनिधि दंडे मतलब दिलवान दे, वो उसी प्रकार से काम करेगा। जैसे ये डीजीपी बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी, ये अपने सिपाही के लिए आदेश दंडे कि हाँ भाई लाठीचार्ज करो, वो लाठीचार्ज कर देगा। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए। रामकिशोर हैं कानपुर से। रामकिशोर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो मैं। जी शुक्रिया। इस तरह के मैटर उठाते हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ सर कि कानपुर में पिछले वर्ष अभी कुछ टाइम पहले दंगा हुआ था, दिवाली के टाइम पहले, उस टाइम पे मैं दर्शनपुरवा में ही रहता हूँ जहाँ दंगा हुआ था। वहाँ का दंगा बैनर को लेकर छोटा सा हुआ था, लेकिन पुलिस ने निपटा लिया था। उसके बाद यहाँ के विधायक है इरफान सोलंकी जी, जिन्होंने दंगे को भड़का दिया और आग लगवा ली। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी तो उसमें 2 पुलिस वाले मारे भी गए, लेकिन न तो विधायक पे कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि सपा की गवर्नमेंट है और एक वर्ग विशेष को ही ये सपोर्ट करते हैं। वो विधायक इतना दबंगई है कि हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई मैटर उनके भी लगाया। अभी कुछ दिन पहले जाजमऊ में उनके भाई ने चौकी इंचार्ज को मारा था, टीवी में डायरेक्ट दिखाया गया, मारते हुए दिखाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ दंगा भड़काया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सपा गवर्नमेंट के अंदर पुलिस से कोई उम्मीद करना हम समझते हैं अपने आप में मूर्खता है,
क्या पुलिस से कोई उम्मीद करें? ये नेताओं के लिए काम करती है, सपा गवर्नमेंट के लिए काम करती है। चलिए आपका रामकिशोर जी, बातें आपकी बहुत हद तक सही हो सकती हैं या होंगी भी, क्योंकि चीजें जो हैं जो दिख रही हैं सामने वही आप बयां भी कर रहे हैं। हमारे साथ में ब्रजलाल जी और कुमार सोबीर साहब मौजूद हैं। ब्रजलाल जी, जिस बात का जिक्र आप करना चाह रहे थे, हम चाहेंगे कि आप जिक्र करें उस बात का, और ये जो हमने सत्ता के चरित्र की बात कही, इस बात को लेकर भी अपनी बात आप रखें। आपने बिल्कुल सही कही कि जो पार्टी सत्ता में होती है और अगर ये अखबार एंटी एस्टेब्लिशमेंट लिखता है तो उनसे वो नाखुशी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल समाजवादी पार्टी सरकार में हो रही है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। अगर पार्टी का सुप्रीमो, वो दिन याद है मुझे, बहुत दिन की बात हो गई, अगर ये कार्यक्रम करके आप अपने कार्यकर्ताओं के ये करके हल्ला बोल करोगे तो फिर कार्यकर्ता क्या करेगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो सपा की संस्कृति रही है, संस्कृति ये है कि तमाम लोगों को सबसे पहले कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो खरीदे जाते हैं, जो उनके अनुसार खबरें छापते हैं, उनके अनुसार खबरें लिखते हैं, और जो निष्पक्ष होते हैं उनकी जुबान दबा दी जाती है। ये संस्कृति रही है। कई जगह ऐसा हुआ, हमने कार्रवाई किया। मैं एक किस्सा लखनऊ का बताऊंगा। IBN 7 के एक पत्रकार के साथ एक एडिशनल SP ने बदतमीजी किया था, यहीं के लखनऊ के, और हम लोगों के रिकमेंडेशन पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था SP रैंक के अफसर को यहाँ लखनऊ में। क्या आगरा के केस में समाजवादी पार्टी सरकार किसी SP को, किसी को सस्पेंड करेगी कि अकारण? क्या कारण थे? मैं टीवी पर देख रहा हूं, ना कहीं पत्थर चल रहे हैं, ना कहीं कुछ चल रहा है। इसका तरीका होता है कि किस स्टेज पर बल का प्रयोग करना है। ये हमें बताया गया है कि ये स्टेज होगी तो आप टीयर गैस चलाएंगे, ये स्टेज होगी लाठी चलाएंगे, ये स्टेज होगी तो गोली चलाएंगे जब आपके जान पर बनाती है। लेकिन फुटेज में जो कहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये मात्र है कहीं ना कहीं इसके पीछे रसूखदार नेता कि साहब इनको, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे वो पत्रकार हो, इनको सबक सिखाना आ गया है। तो ये सबक सिखाने का कार्य किया गया है। और अभी जो दर्शक बोल रहे थे रामकिशोर, बिल्कुल उन दर्शकों की बात से मैं सहमत हूं कि आप ये उम्मीद करिए कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कतई नहीं करेंगे। बनारस साहब खुद ही कहे थे, एग्जाम्पल आप देख चुके हो। ये धीरे धीरे उस पर पर्दा डाल रहे हैं। शाहजहांपुर, कौन भूला है शाहजहांपुर को? आप अगर ये कहते हो कि नहीं साहब वो हत्या नहीं थी, जलाया नहीं गया था, लेकिन अगर वो हम ना माने तो एक परिस्थिति ऐसी क्रिएट की दी थी पत्रकार को, अगर उसने सुसाइड भी किया हो तो सुसाइड अपने आप सुसाइड उसने नहीं किया था, ऐसी परिस्थिति की गई कि उसने सुसाइड कर लिया। तो 306 IPC एक तो सत्ता का चरित्र है ब्रजलाल जी, हम 2-3 चीजों को समझना चाह रहे हैं। सत्ता के चरित्र के बारे में आपने बताया, पुलिस के चरित्र और पुलिसिया अहम के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। नौकरी दिया गया, मैं आपको जुबान बंद हो गई, मैं आपको रोक रहा हूं। सरकार पैसे से जुबान बंद कर चलिए ब्रजलाल जी, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, मोहम्मद अजीज अंसारी है, उनसे बात कर लेते हैं। अंसारी साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यह है कि सपा सरकार आते ही गुंडाई चरम सीमा पे हो जाती है, और एक हमारे साथ जीता जागता उदाहरण हमने खुद झेला है सपा सरकार में। जैसे सरकार सपा की बनी थी 2013 में, कुछ सपा नेताओं ने हमारे गोली मार दी, जिसमें हमको 1 महीना लगभग ट्रामा सेंटर में लखनऊ में एडमिट रहना पड़ा, और उसके बाद से 6 महीने तक बेड रेस्ट रहना पड़ा। कार्रवाई के लिए हम दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट रहा। तो कहने का मतलब यह है कि हद से ज्यादा सपा सरकार में गुंडाई बढ़ जाती, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल संरक्षण देते हैं इन लोगों को। इस वजह से समझना होगा, कुछ चीजें हैं यूं ही हर शख्स आपकी आलोचना नहीं करता, कुछ चीजें हैं जो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समझना होगा। 2017 नजदीक है, अगर वाकई आप बहुत दरिया दिल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो कम से कम आप अपने ऑफिसरों को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना होगा। और बात हम कर रहे हैं यूपी पुलिस है या फिर ये लाठी पुलिस है, क्योंकि जब भी कोई घटनाक्रम हमारे सामने आता है, जब भी कोई अपनी आवाज बुलंद करता है, जब भी कोई पुलिस की दहलीज पर जाता है,
उसे लाठी मिलती है। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने आए हैं जबकि हमको ये समझ में आने लगा है कि समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है। और इसीलिए हम यूपी पुलिस को लाठी पुलिस कह रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो लाठी ही चलती है। और खास तौर से इसमें निशाना पत्रकार जबरदस्त तरीके से बनते हैं। वो आमतौर पर तो निशाना बन नहीं पाते हैं, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, चलते चलते अपनी लाठी भांजने के लिए पत्रकार भी उनको मिल जाते हैं। और खास बात यह है, हर रोज वो पत्रकार तमाम अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। हर रोज वो पत्रकार तमाम अधिकारियों की, नेताओं की फोटो खींचते हैं। हर रोज वो पत्रकार नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठकर टेबल पर चाय पीते हैं। बावजूद इसके जब लाठियां चलती हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये तो अपना फर्ज अदा कर रहा है, अब आप ये लाठियां क्यों चला रहे हैं। सत्ता की बात हुई, सत्ता के चरित्र की बात हुई, पुलिस के चरित्र की भी हम बात यहां पर जरूर करेंगे। हम आगे चलें उससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद हैं, कानपुर से स्वतंत्रता सेनानी हैं वो, गोविंद द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका। बहुत सारा पूरा का पूरा कई न जाने कितने वसंत आपने देखे होंगे, बदलते हुए चरित्र आपने देखे होंगे, सत्ता के भी और पुलिस के भी। वर्तमान समय में आप कैसा महसूस करते हैं जब ये सब घटनाएं आपके सामने होती हैं, गोविंद जी? गोविंद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी व्यवधान। कुमार सौवीर जी, ब्रजलाल जी साथ में बैठे हुए हैं और इस ब्रेक के दौरान हमें कुछ धुंधली धुंधली सी याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ब्रजलाल जी, शायद उस समय आपके पास में पुलिस की कमान थी जब वो IBN 7 के पत्रकार वाला मामला सामने आया हुआ था। अगर मैं कुछ गलत हूं तो कुमार सौवीर जी, अगर आपके जहन में कुछ अगर हो यादें, कुछ धुंधली सी ही सही, तो जरा बताएं उस घटनाक्रम के बारे में भी। मायावती की सरकार उस वक्त हुआ करती थी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हजरतगंज में मनोज त्रिपाठी और शलभ त्रिपाठी, ये दोनों लोग अपने ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे और उसी बीच में वो BP अशोक वहाँ पर SP थे वहाँ, और उनके साथ इंस्पेक्टर वगैरह कई लोग थे। उन्होंने अचानक बातचीत करते हुए क्यों वहाँ पर इशारेबाजी के बाद वो हमला कर दिया और उसको पकड़ते हुए मनोज को लेते हुए थाने पर लेते गए। ये बड़ा अजीबोगरीब था और हम पूरे पत्रकार बिरादरी ही नहीं बल्कि पूरा लखनऊ स्तब्ध था, पूरा प्रदेश स्तब्ध था कि आखिर ये इस पूरे इस हमले का क्या मतलब था। पुलिस के पास किसी भी चीज का कोई आधार नहीं था कि उसको क्यों पकड़ा गया है। खैर, इस पर बहुत गंभीर कार्रवाई भी की गई थी और अशोक पर वहां पर उनको वहां पर मेरठ भी भेजा गया, फिर वहां सस्पेंड कर दिया गया था। ये मैं इसके साथ दूसरी चीज भी बताना चाहता हूं कि हमने इसके पहले बातचीत की थी यशस्वी का डॉक्टर्स के पास कोई विवाद हो रहा था और बिल्कुल स्पष्ट था कि वो जो इरफान सोलंकी का एक ग्रुप था वो अचानक डॉक्टरों पर नाराज हो गया और उन्होंने हमला किया, डॉक्टरों ने भी हमला किया। इस बातचीत को बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक तौर पर निपटाया जा सकता था, बहुत CO इंस्पेक्टर रैंक के अफसर पर किया जा सकता, लेकिन चूंकि अचानक राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और यशस्वी ने बिल्कुल जैसे सीमा पर, लाम पर फौज खड़ी कर दी जाती है, उस तरीके से अपने पुलिस वालों को अलर्ट किया और लाउड स्पीकर में कहा कि हम उनकी पीठ तोड़ देंगे, रीढ़ तोड़ देंगे। ये घटना अगर ये इस तरह हमारे जनता के साथ अगर पुलिस का रैंक के अफसर का होगा तो बड़ा अजीबोगरीब होगा जी। पुलिस के बड़े अफसर का एक चरित्र और देखिए, जो IG हैं DC मिश्रा जी, वो जब मुजफ्फरपुर या सहारनपुर के थे, SSP थे, वहां पर वो DIG थे, वहां पर एक लड़की के गुमशुदगी का मामला हुआ और वो उन्होंने बरामद कर लिया अपने, जबकि वो पूरा एक फेक पूरी घटना थी और उन्होंने पूरी तरीके से उसका खुलासा कर दिया। सवाल इस बात का है कि आप करते क्या हैं, आपके पास करते नहीं, क्योंकि जो करना था वो आपने किया नहीं। एक फर्जी खबर थी फेसबुक में, उसको आपने वाहवाही की और अपनी मैं आऊंगा आपके पास में कुमार सौवीर साहब, ब्रजलाल से भी बात करनी है। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, जायसवाल है हमारे साथ में गाजियाबाद से। काम आपका नहीं था। जायसवाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? और जो पकड़ा गया वो आदमी कैसा था, वो लड़की कौन सी थी, एक जबरदस्ती फर्जी का वर्कआउट किया गया जी। आप बोले जायसवाल साहब, आप ऐसा कर रहे हैं, तो जब आप ऐसा नहीं एक्शन पे नहीं आ पाएंगे
तो फर्जी तनाव आपके पास इतने ज्यादा होंगे, उसका निराकरण करने लेके निकलेंगे आप लाठी लेकर के। और ये आगरा में वही हुआ है, इसके पहले भी हो चुका है जी। पुलिस का ये चरित्र आप देखिए, जौनपुर में वहां प्रभात कुमार हुआ करते थे जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी उन्होंने वहां के राज्य मंत्री के सामने करेंगे आप कितनों का पुलिस को, नेताजी को, मंत्री जी को उकसाया और उन्होंने पत्रकारों पर हमला किया। वो दो पत्रकारों को, राजेश श्रीवास्तव और हसनैन कमरदीपू, उसका कैमरा पैरों से रौंदा और पुलिस कुछ नहीं बोली। तो चलिए मैं आपको रोक रहा हूं ब्रजलाल जी, होते बड़े अफसर हैं, आप करते क्या है, इसका कोई जस्टिफिकेशन तो ब्रजलाल जी केवल आप एसएसपी हैं, आईजी हो जाएंगे, डीआईजी हो जाएंगे, फिर डीजीपी हो जाएंगे, आप करेंगे क्या? आप देखिए कांग्रेस की अध्यक्ष थी रीता बहुगुणा, उनके घर को फूंक दिया गया। जो बड़े अधिकारी हैं उनमें गर्ब्याल थे, वो सीओ थे, और लेकर के सीधे उस समय का जो आईजी हुआ करते थे अरविंद जैन, ये उनके बाद की जो जांच हुई सीबीसीआईडी की, उसमें पूरी तौर पे वो जिम्मेदार साबित हुए कि वो उस पूरे दौरान मौजूद थे। बड़ा शर्मनाक होता जा रहा है ये पुलिस का, और ये बड़े पुलिस के अफसरों का ये चरित्र और ये उनका चेहरा, ये इतना शर्मनाक होता जा, लगातार बदतर होता जा रहा है जी। हम इसके पहले कभी नजीर नहीं देखते हैं 15-20 साल पहले, 10 साल पहले तक, कि कोई बड़ा अधिकारी इस तरीके की कोई हरकत कर दे पब्लिक के साथ या प्रेस के साथ, इस तरीके की घटना कर दे। ये आप रिड्रेसल के कुमार स्वामी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, ब्रजलाल जी से मैं बात करना चाह रहा हूं। ब्रजलाल जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और हम ये मानते हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, और आर्मी में कोई फर्क लेकिन यहाँ पर कानूनी कार्रवाई कम दिखती है, पुलिसिया अहम ज्यादा दिखता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का जितनी भी निंदा की जा सकी हो जाए, वो उतना ही बेहतर है। जी ब्रजलाल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, जायसवाल हमारे साथ में एक बार फिर से गाजियाबाद से मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि ब्रजलाल जी तक हमारी आवाज पहुंचे, अभी इस वक्त आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। जायसवाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जायसवाल जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? ब्रजलाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज मिल रही है? ब्रजलाल जी, जब हमने देखा है कि चलिए आपने माना कि सत्ता का चरित्र है, सत्ता का अहम है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब भी पत्रकार लिखता है तो वो शिकार बनता है, लेकिन पुलिस का भी अपना एक अहम है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी अपना एक अहम है, और ये पुलिस अहम भी कई बार जो है वो लाठीचार्ज का कारण बनता है। जो जिक्र शलभमणि त्रिपाठी वाला हुआ, उस वक्त कमान आपके हाथों में भी थी। कुछ चीजें इसलिए क्योंकि स्मृति पटल पर कुछ चीजें थोड़ी सी विस्मृत होने लगती हैं, थोड़ी सी ओझल होने लगती हैं। वो क्या वजह रही थी जिसकी वजह से उनको घसीटा गया, जिसकी वजह से उनको अंदर लेके जाया गया? माना कि वो गलत रहे होंगे, लेकिन तरीका शायद ठीक नहीं था। देखिए, मैंने इस चीज को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उनको थाने लाया गया। जैसे मुझे मालूम हुआ, मैं उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, मैं डीजीपी नहीं था जी, और तुरंत उनको ससम्मान वहां से हटाया गया, और उस समय एसपी और डीएसपी दोनों को सस्पेंड किया गया था। ट्रांसफर तो अलग हुए, हम लोगों ने सस्पेंड किया, ट्रांसफर किया, कार्रवाई किया। तो अगर कार्रवाई हो जाए तो एक मैसेज जाता है लोअर फोर्स में कि अगर हम कोई बदतमीजी करेंगे तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ, आप ही कह रहे, तो अब तो कुछ हुआ नहीं। शाहजहांपुर में क्या हुआ, मंत्री को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, और आगरा में तो जो दर्शकों को मैं सुन रहा था उन सबको कहना है कि इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहूंगा, पुलिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होता है वो होता है थानाध्यक्ष, थाना इंचार्ज, वो धुरी है पुलिस महकमे का। और जब थानाध्यक्ष गुणवत्ता के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसको पोस्ट करता है तो वो उसके अनुसार काम करता है। आज थानाध्यक्ष की पोस्टिंग कौन कर रहा है? एसपी तो नाम का है, पोस्ट कर रहा है वहां का जो कद्दावर समाजवादी पार्टी का नेता है, उसके इशारे पर होता है। एक पर्टिकुलर जाति विशेष के लोग 60% तक जो है थानाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, एक जाति विशेष के लोग। और ऐसी पुलिस फोर्स और उनके जो मातहत हैं
वो हो गए बेलगाम। आगरा की अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी, क्योंकि उस जाति विशेष के थानाध्यक्ष, उस जाति विशेष के सिपाही, उस जाति विशेष के उनको इतना पैटर्नज है, उनका दिमाग इतना खराब है कि वो जानते हैं कि हम सबक सिखाएंगे तो हमें हमारा नंबर और ऊंचा बढ़ेगा और हमारी वाई होगी, हमारी पीठ ठोकी जाएगी, इसलिए जो करना हो कर लो, सत्ता जो है हमारे साथ है। तो ये जो है मर्दानगी अपनी बदमाशों से नहीं दिखा रहे हैं, क्रिमिनल से लड़ते हुए चंबल के डकैतों से नहीं दिखा रहे हैं, माफिया से नहीं दिखा रहे हैं, ये निहत्थे लोगों पर, पत्रकार मैं लोगों आपको रोक पर। रहा हूँ। ब्रजलाल जी, हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है रुद्रपुर से, श्यामपाल सिंह, उनको मैं लेता हूँ और उसके बाद में दोबारा आपके पास लौट कर आता हूँ। श्यामपाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सत्ता के जो नशे में नेता हैं उनके इशारे पर, चूंकि ये आज ये पुलिस फोर्स सरकार की ना हो करके ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो गए हैं। जिस तरह से कभी जमींदारों की, राजाओं की फोर्स होती थी और विरोधियों को सबक सिखाती थी, वही हाल आज पुलिस का हो गया है। जी, श्यामपाल सिंह हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है रुद्रपुर से। श्यामपाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि संपर्क टूट चुका है, काफी देर से मौजूद थे वो हमारे साथ में। कुमार सौबीर, जब ये सारी बातें, तमाम बातें निकल कर आ रही तो हमें ये लगता है कि अगर ये सरकार बदल जाएगी तो क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? अगर सारी बातें सरकार या सत्ता के चरित्र को लेकर, या ये कहा जा रहा है कि जाति विशेष, तो क्या सरकार बदलने से चीजें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि सरकार नहीं तो उससे पहले भी था, कम या ज्यादा का रेशियो अलग बात है, लेकिन पुलिस का चरित्र तो कमोवेश नहीं बदल रहा है। चाहे हम सुधारों की बात करें, भ्रष्टाचार को लेकर बात करें, पोस्टिंग की बात करें, ये सब तो इंटरनल ऐसे मैटर है जिसमें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कनिष्ठ को बहुत हेय दृष्टि से देखता है, गुलाम समझता है। कनिष्ठ पुलिस अधिकारी वरिष्ठ के सामने अपना मुंह खोल नहीं पाता है। और फ्रस्ट्रेशन कैसे निकले? तो जब लाठी चार्ज होती है, मुझे लगता है कि वो सारी की सारी अपनी जिंदगी, पूरी फ्रस्ट्रेशन वो उस समय लाठी के माध्यम से निकाल देता है। मेरा अपना आकलन ये है, क्योंकि मैंने देखा है कि दरोगा रैंक का ऑफिसर कैसे कप्तान के सामने उसकी जबान नहीं खुलती है। वो दरोगा जो कि अपने इलाके में अच्छों की तूती बंद कर देता है, जबान बंद कर देता है, वो अपने कप्तान के सामने मुंह नहीं खोल पाता है, चाहे उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, छुट्टी ना मिले ना सही। और यही फ्रस्ट्रेशन हम देखते हैं पुलिस के चरित्र में। क्या कहेंगे आप कुमार सौबीर? ये बोले एक सेंटेंस में जरा पहले मैं बोल दूं तो सौबीर जी को देता हूं जी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं 65-70% आपके जिले के एसएसपी अपने एक जाति विशेष के एसओ दरोगा से डर रहे हैं। एसपी डर रहा है। जो आप कह रहे हैं मुंह नहीं खोलने को, मैं दावे से कहता हूं 60-65% एसपी अपने एक जाति विशेष के थाना अध्यक्षों से डरते हैं। वो थाना अध्यक्ष कहता है कि आपको मैं ट्रांसफर करवा सकता हूं, या कहता है हुजूर जब तक मैं हूं तब तक आप चिंता न करिए। लेकिन एक बात, जब आप बात ये कह रहे हैं ब्रजलाल जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। ब्रजलाल जी, कुमार सौबीर जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। ब्रजलाल जी, मायावती की सरकार में भी कमोवेश यही हाल था, व्यवस्था में मायावती की सरकार में भी कमोवेश यही हाल था। शक्ति है वहां पर कितना उसका प्रगाढ़ता है या कितना स्खलन दिखाई पड़ रहा है। अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो चाहे ये सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, चाहे उसके बाद की सरकार हो, वो हमेशा ये हालात बदतर ही रहेंगे। केवल इसी तरीके से हम नहीं कह सकते कि किसी सरकार के बदल जाने से उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं नहीं समझता। इसके लिए सरकारी कार्यशैली और उससे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की उसकी इच्छा शक्ति वो कैसी है और उसकी दिशा क्या है, उसका प्रवाह क्या है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वही होता रहेगा जो इस समय चल रहा है या इसके अतीत में होता रहा होगा। जी मनीष जी। रमेश कुमार यादव हमारे साथ में मौजूद हैं कानपुर से। रमेश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सर पुलिस में जो सिपाही होता है, छोटा कर्मचारी या दरोगा होता है, सर यही क्यों फंसता है? ये तो अधिकारियों का आदेश के हिसाब से लाठीचार्ज होती है। अगर कोई कांड होता है उसमें छोटे कर्मचारी को अधिकारी के आदेश के हिसाब से कार्य करते हैं, उनको सस्पेंड क्यों किया जाता है? नहीं, यहाँ पे बात छोटे कर्मचारी की नहीं हो रही, यहाँ पे बात बड़े कर्मचारियों की ही हो रही है। छोटे कर्मचारी तो सिर्फ मोहरा मात्र होते हैं। आदेश कौन देता है? ये तो पालन करने वाले हैं सिर्फ।
आमतौर पर ये बात बड़े पुलिस अधिकारियों पर ही निर्भर करती है। शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया और अपनी बात यहाँ पर रखी। उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी पुलिस या फिर लाठी पुलिस, क्योंकि कम से कम जो घटनाएं हैं वो तो यही कहती है कि इसको लाठी पुलिस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे साथ इस समय गोविंद यादव मौजूद है, लखनऊ से हमारे एक दर्शक हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, हम ब्रजलाल जी जो पूर्व डीजीपी हैं जी, उनसे पूछना चाहते हैं जी कि वो डीजीपी बने थे अपने नौकरी पाने की वजह से कि अपनी जाति विशेष से वो डीजीपी बन गए थे, जो कह रहे हैं वो बार बार की। जी, मुझे लगता है कि उनका पूरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है गोविंद यादव जी। वैसे फिर भी आपने चूंकि सवाल ब्रजलाल जी से किया हुआ है, एक अच्छा खासा उनके पास अनुभव रहा है, ये व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कहूंगा, और आप खुद भी देख रहे होंगे किस तरीके से वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रजलाल जी, ये सवाल आया हुआ है तो मुझे लगता है कि आप अपने बारे में बताइए। पर उंगली उठा रहे हैं जी। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ जेंटलमैन, इनको मालूम होना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का 10th रैंक होल्डर हूँ। शायद इनको ये मालूम होगा कि मैं दलित हूँ, शायद रिजर्वेशन से आया हूँ। 10th रैंक होल्डर हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टॉपर हूँ। और मैं मुझे कैरियर में 4 राष्ट्रपति का मेडल है, जिसमें 2 बहादुरी के हैं। ने मुझे 4 बार सम्मानित किया है, स्टेट अवार्ड है। अपनी मेरिट पर मैं बना हूँ। मैं केवल अकेला अफसर हूँ, जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, सौबीर उसके गवाह हैं। हमारी फोर्स 200 की पुलिस फोर्स बाहर थी और मैं अपने 2 कमांडो को लेकर गोली चला रहा था जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। 19 जून 2009 मेरे रैंक का कोई अफसर गोली नहीं चलाता, मैंने लीड किया अपने फोर्स को। आई हैव लेड द फोर्स फ्रॉम द फ्रंट। तो माननीय गोविंद यादव जी, शायद इनको ये जानकारी होगा, शायद मैं दलित हूँ, रिजर्वेशन से आया हूँ, तो इनको ये मुगालता दूर हो जाना चाहिए कि मैं डीजीपी अपनी मेरिट पर न था। 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, 2 बार गैलेंट्री होल्डर हूँ, स्टेट अवार्डी हूँ। और खाली बीएसपी गवर्नमेंट, शायद इनका इशारा होगा, मैं बीजेपी गवर्नमेंट में एसएसपी मेरठ था, कांग्रेस गवर्नमेंट में शहर कप्तान लखनऊ था, कांग्रेस गवर्नमेंट में एसपी पीलीभीत था, एसपी बाराबंकी था, एनडी तिवारी जब चीफ मिनिस्टर थे उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी था। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुझे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 89 में, तो मुझे ले गए थे एसएसपी इटावा, और जहां मैंने अपनी कार्यशैली में चेंज नहीं किया, और तब से ये सरकार, ये जब आते हैं मेरे पीछे पड़े रहे, यही ले गए थे। मैंने कहा मुझे मत ले जाओ। तो इनको जरा, यादव जी अभी बच्चे होंगे शायद, इनकी एज में इनको नहीं जानता, इनकी उम्र क्या है, ये सब इतिहास जानते नहीं हैं। तो इनको इतिहास जानना चाहिए, तब किसी अफसर के योग्यता पर, एबिलिटी पर उंगली उठानी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है ब्रजलाल जी, कम से कम हम इनका धन्यवाद दे देते हैं गोविंद जी का कि इन्होंने ये सवाल किया, और आपकी इतनी सारी बातें हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंची होंगी, जिनके जहन में अगर कोई शक होगा तो मुझे लगता है कि इसके लिए धन्यवाद हम समझते हैं कि इनको धन्यवाद दे दिया जाना चाहिए कि इन्होंने ये सवाल किया। तो लेकिन तमाम दर्शकों तक हमारे पास वो बातें पहुंची जो शायद आपके ऊपर कोई बात अगर उठाना चाहते होंगे तो वो जवाब अब रुक गए होंगे। लेकिन एक बात, जो बात आप लगातार ब्रजलाल जी बार बार कह रहे हैं, जाति विशेष, जाति विशेष, मायावती की सरकार में भी तो जाति विशेष को लेकर खेल चलता था। मायावती की सरकार में भी तो ये कहा जाता था कि इनके अपने लोग, ये बात आप जाने, आज समाजवादी पार्टी की जाति विशेष के लोग हैं जिले में, कल को मायावती अगर सत्ता में आ जाती है तो लोग चेहरे बदल जाएंगे, वहां पर भी जाति विशेष के ही लोग होंगे, उनके ही आधार पर उन्हीं के कोऑर्डिनेटर सत्ता में चीजें करेंगे। जी मैं बताता हूँ, उनके ही आधार पर उन्हीं के कोऑर्डिनेटर सत्ता में चीजें करेंगे। ऐसा है, एक शासनादेश था, नियम था कि 22-23% रिजर्वेशन SC ST का है, और 22-23% SC ST उस गवर्नमेंट में ही रहा, कांग्रेस गवर्नमेंट में रहा, जब बीजेपी आई तब रहा। और आज ये हालत है इस सरकार में कि कहीं, और उस जमाने में मैं जानता हूं हमारे यादव थे, यादव हमारे थानाध्यक्ष थे, मुस्लिम थे, वो भी हमारे थानाध्यक्ष थे। हमारे 2 स्टाफ अफसर डीजी में, मैं नाम नहीं लूंगा, जब मैं डीजीपी ऑफिस में, मेरे 2 स्टाफ अफसर एडिशनल एसपी रैंक के यादव जाति के थे, मैंने उनको अपना स्टाफ अफसर रखा था। तो ये चीजें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज जो 23% का शासनादेश है, आप वहां कहीं तो कुछ नहीं है, कहीं 1-2 रखें, और एक कौम को आप 60%, 70% पोस्ट का कर दें। चलिए, ऐसी नहीं होती, ऐसा कभी किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ जैसा इस गवर्नमेंट में हो रहा है। फिलहाल अब ये सोचने की जरूरत है अखिलेश यादव को, इस सरकार को, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकारें कभी ये नहीं चाहती
कि वो दोबारा सत्ता में ना आए। वो ये हमेशा चाहती है कि उनका दोबारा से कमबैक हो, लेकिन कमबैक करने के लिए उन्हें अपनी छवि बनानी पड़ती है। बार बार कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी चीजें सुधर नहीं रही हैं। हो सकता है कि अब चूंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है इलेक्शंस का, अब चीजें बेहतर हो जाएं। उम्मीद तो हम यही करते हैं, जब जागें तभी सवेरा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजलाल जी, हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत माइन्यूटली और बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन आपने किया इस पुलिसिया तंत्र का। बहुत शुक्रिया। कुमार सौवीर साहब, आपने भी तमाम घटनाओं का जिक्र किया और उससे भी कई चीजें साफ हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे तमाम दर्शकों का जो कि लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दम से ही ये प्रोग्राम बनता है और हमें एक नया आयाम मिलता है इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो फिलहाल उम्मीद एक बेहतर कल की, उम्मीद एक अच्छे उत्तर प्रदेश की, या यूं कहें कि उत्तम प्रदेश की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।